डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट के बाद आज मैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेके हाजिर हूँ। आज अपन पार्ट 2 में सबसे पहले देखेंगे रक्तचाप, जिसे आप ब्लड प्रेशर या फिर बीपी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा उन वाहिनिकाओं की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। इसे अपन पानी वाले पाइप के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब पाइप में पानी बहता है तो पानी उस पाइप की दीवारों पर कुछ ना कुछ दबाव डालता है। उसी प्रकार रक्त जब वाहिनिकाओं में बहता है तो उन वाहिनिकाओं की दीवारों पर कुछ ना कुछ दबाव डालता है, जिसे अपन रक्तचाप कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो वो 120/80 होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक रक्तचाप तथा 80 डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रदर्शित करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। तो आइए अपन देखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप। इससे पहले अपन हृदय को जानते हैं थोड़ा। हृदय में दो प्रकार की वाहिनिकाएं होती है, एक होती है शिरा और एक होती है धमनियाँ। शिराएं रक्त को शरीर के दूसरे भागों से लाकर हृदय तक पहुंचाती है, जबकि हृदय उसको पंप करने का कार्य करता है और धमनियों द्वारा उसे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अपन ने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। तो 120 संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। सिस्टोलिक रक्तचाप जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है, उस समय जो दाब होता है वो सिस्टोलिक रक्तचाप के नाम से जानते हैं। और जब वो पंप कर देता है उसमें रक्त, तो पंप के बाद जो हृदय की मांसपेशियां होती है वो कुछ शिथिल हो जाती है, और शिथिल होते समय उस पे जो दाब होता है वो डायस्टोलिक रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारे के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है, और डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। इसी कारण जो अधिकतम संख्या है उसे ही सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप मानते हैं। इसीलिए 120/80 रक्तचाप को सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप माना गया है। अंततः अपन आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। अब बोलेंगे आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मान पारे के अनुसार आप लोगों को कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप को रक्तचाप मापी, जिसे स्पाइग्नोमेनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका चित्र आप पास में देख ही रही हैं। तो आप बोलेंगे सर रक्तचाप को माप रहे हैं तो रक्तचाप मापीजिए, स्पाइग्नोमेनोमीटर क्यों याद करें। तो कभी कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि स्पाइग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो स्पाइग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, पहली बार रक्तचाप किसने और किन में मापा। तो पहली बार रक्तचाप स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में 1733 में मापा। तो उसने हंसते हंसते ही माप दिया, तो स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया। रक्तचाप को सर्वप्रथम परिभाषित कापलन ने किया। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग कह सकते हैं कि जब वो परिभाषित कर रहा था तो शायद काँप रहा होगा, तो काँपने से कापलन। अब अपन रक्तचाप के दो भागों के बारे में बात करेंगे, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। इसीलिए अपन पहले वही पाइप को लेके आते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब पानी कम वेग से प्रवाहित होता है या फिर धीरे धीरे प्रवाहित होता है तो वो पाइप की सतह पर बहुत कम दबाव डालता है। उसी प्रकार जब रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है तो वो उनकी दीवारों पर बहुत कम दबाव डालता है, जिसे अपन निम्न रक्तचाप के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जब रक्त बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है तो वो इन वाहिनिकाओं की दीवारों पर अधिक दाब डालता है, जिसे अपन हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर से हमें क्या क्या नुकसान होता है। आप लोग सब जानते ही हैं कि खून हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह और पौष्टिक पदार्थ होते हैं उनका प्रवाह करता है।
जब रक्त धीरे धीरे या फिर कम वेग से प्रवाहित होता है तो वो ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर के भागों तक नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण जो हमारे मस्तिष्क है, हृदय और गुर्दे हैं जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियां अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती और क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब अपन देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कारण। हाई ब्लड प्रेशर के अनेक कारण हैं, जिसमें पहला चिंता, क्रोध या फिर ईर्ष्या करना भी सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट और शराब का सेवन करता है तो भी वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मैदे से बने खाद्य पदार्थ या फिर अधिक मात्रा में घी, तेल, मसाले खाता है, व्यायाम नहीं करता और आवश्यकता से अधिक खाता है तो भी वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। अब अपन देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमें पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए और जिसे आप बहुत सेफ मानते हैं अर्थात डिब्बे में बंद सामग्री, उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये उतनी सेफ नहीं होती जितनी आप लोग सोचते हैं। तथा आप लोगों को घर पे नियमित व्यायाम के साथ साथ योग और ध्यान भी करना चाहिए। इसी के साथ धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा बचना चाहिए। तथा वसा युक्त या फिर फैट युक्त भोजन की मात्रा बहुत कम मात्रा में ही लेनी चाहिए। इस प्रकार अपन हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को जैसे ये कमेंट कर रहे हैं उसी प्रकार कमेंट करने हैं। क्वेश्चन है, रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एक नाम तो मैं बता देता हूँ, रक्तचाप मापी। दूसरा नाम आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, लो ब्लड प्रेशर हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो आप लोगों को लास्ट लाइन बता ही देता हूँ कि रक्तचाप हमारे लिए हानिकारक है, बाकी आप लोग अपनी अपनी लाइन कमेंट करके बताइए। अब कुछ नशीले पदार्थ आते हैं। नशीले पदार्थ का सेवन व्यक्ति शुरू में तो आनंद के लिए करता है, मज़े के लिए करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि कब ये उसकी आदत बन चुका होता है। तो वो आनंद के लिए फिर गुटखे का, शराब का, तंबाकू का, ऐसे अनेक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और इसका आदी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुटखा। गुटखा आप लोग शहर की हर गली, गांव की गली में देख सकते हैं क्योंकि एक छोटे से पाउच में आता है। ये सुपारी, कत्था, चूना और खुशबू का मिश्रण होता है। अधिक गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है, जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और ठीक तरह से खुल नहीं पाती। गुटखे खाने से अपन को आर्थिक हानि होने के साथ साथ इस प्रकार की शारीरिक हानि भी होती है। इस प्रकार हमें गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगले नशीले पदार्थ में है तंबाकू। तंबाकू भी आप लोग छोटे छोटे पाउचों में देख ही पाते हैं, इधर उधर आसपास पड़ोसियों के पास। तो तंबाकू का जो पादप है या फिर इसे वानस्पतिक नाम भी कह सकते हैं, वो है निकोटिएना टोबेकम। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तथा तंबाकू के कुल का नाम है सोलेनेसी। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। सोलेनेसी, तंबाकू खाते ही सोलेनेसी, सोले। इसमें एल्केलॉइड होता है जिसे निकोटीन कहा जाता है। एल्केलॉइड्स नशे का कारण होता है। कोई भी नशीला पदार्थ हो उसमें नशे का कारण एल्केलॉइड्स ही होते हैं। तो इसमें निकोटीन नामक एल्केलॉइड नशे का कारण होता है और ये निकोटीन इसमें 1 से 8% तक पाया जाता है। अब तंबाकू के अनेक उपयोग भी किए जाते हैं। ये उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्के में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। पान और गुटखे के साथ चबाने में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। और तंबाकू का पुराने लोग, जिसे कुछ लोग अभी भी करते हैं, मंजन की तरह दांतों पर मलने में तंबाकू का उपयोग करते हैं। अब तंबाकू से हमें क्या क्या हानियाँ होती है? तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू हमारी धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब की दर और हृदय स्पंदन की दर होती है वो बढ़ जाती है। यदि कोई गर्भवती महिला है वो भी तंबाकू का सेवन करती है तो उसके जो भ्रूण विकास की गति है, बच्चे के विकास की गति है, वो मंद हो जाती है, अर्थात धीरे हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा विकास करता है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट का
धूम्रपान करता है तो सिगरेट के धुएं से आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं भी नष्ट होती है तथा हमारे जो रक्त है उसकी ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी इनका सेवन करता है तो इसका दुष्प्रभाव पास वाले बैठे व्यक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि वातावरण में जो फैला हुआ निकोटीन है युक्त धुआं है वो हवा के साथ साथ उन व्यक्तियों के फेफड़ों तक पहुंचता है और इस प्रकार उनके लिए हानिकारक होता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है तथा इसके क्या लक्षण हैं। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। जब गुटखा खाते हैं तो अपन का सब मुंह है वो क्या हो जाता है, कस जाता है। तो इसका पहला नाम तो मैंने बता दिया, सब म्यूकस। इसी के साथ आप लोग आजकल चलन भी बढ़ता जा रहा है, भाई को बोलते हैं ब्रो और बहन को बोलते हैं सिस, तो इससे भी अपन याद कर सकते हैं। फिर अपन क्या नहीं बोल सकते, ब्रो और सिस भी नहीं बोल सकते। तो इसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो आप लोग छठे का कमेंट कीजिए, तंबाकू किस कुल का पादप है। सोते सोते आराम से। अब अगला आता है मदिरा, जिसे अल्कोहल भी कहते हैं। मदिरे में नशा का कारण एथिल अल्कोहल होता है, जिसे C2H5OH के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है वसीय यकृत रोग किससे होता है, तो वसीय यकृत रोग का कारण मदिरा ही है। अब मदिरा के सेवन करने से हमें जो हानियाँ होती है वो देखिए। एक तो वसीय यकृत रोग बता ही चुका हूँ आपको। अगला इसका है कि हमारा अल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर पर जो नियंत्रण होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है और जो याद रखने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। आप लोग देखते हैं मदिरा कितनी महंगी भी आती है, तो इससे आर्थिक नुकसान भी होता है और व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। फिर व्यक्ति सिर्फ इसी के सेवन में रहता है, इसी के आनंद में रहता है, कोई काम नहीं करता, तो इसी कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और फिर प्रेम मोह माया से तो वो दूर ही रहता है, जिसके कारण उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसको भी नुकसान होता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा मदिरा हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। अंततः हमें मदिरा से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब अपन देखते हैं अफीम। अफीम का एक फल होता है जिस पर ऐसे चीरे लगाए जाते हैं और इन चीरों से कुछ दूध निकलता है। उसी दूध को अपन अफीम के नाम से जानते हैं। अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। जैसे कि अफीम लेते ही अपन क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, जिस प्रकार अपन पेपर में सोते हैं। तो याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं, पेपर में सो गए तो पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं और आपको मैंने बताया जो एल्केलॉइड होते हैं वो नशे का कारण होते हैं। वो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। याद रखने के लिए आप लोग देखो, इसका वानस्पतिक नाम पेपेवर है तो पेपेवर से पेपेवरिन बन जाएगा, सोमनिफेरम से सोमनिफेरिन बन जाएगा और निकोटीन तो तंबाकू में पाया जाता है। और मार्फिन और कोडीन इनका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में भी किया जाता है तथा इसके साथ साथ अफीम से नशीला पदार्थ हेरोइन भी प्राप्त होती है। हेरोइन ये फिल्मों वाली नहीं है, ये हेरोइन नशे वाली है। अफीम का प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अधिक है। वहाँ पर कोई खुशी का मौका हो या फिर दुख का तो अफीम की मनुहार करने की प्रथा भी है। शादी प्रथा में कुछ जगह अफीम का प्रचलन अधिक मात्रा में है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ माताएं होती है वो छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए उसे अफीम दे देती है ताकि बच्चा उन्हें परेशान ना करे, रोए नहीं और सोया हुआ ही रहे। अफीम धीरे धीरे हमें अपना इसका आदी बना लेता है और अफीम हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कम हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चन, मदिरा में नशे का कारण कौन सा पदार्थ है और अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, तो जल्दी से अपने उत्तर कमेंट कीजिए। अब कुछ अन्य नशीले पदार्थ आते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसमें इम्पोर्टेंट है LSD।
जिसका आप लोग चित्र देख ही रहे हैं। ये एक छोटे से कागज़ के रूप में आता है जिसे जीभ पर रखकर इसका नशा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। और कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी है, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, दवाएं भी है, मार्फिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम। और कुछ लोग इन्हीं पदार्थों का भी सेवन करते हैं नशे के रूप में। थिनर हो गया आपका, पेट्रोल हो गई, नेल पॉलिश हो गई, जो मार्कर्स हो गए, इनका भी। वे इन नशे से ज़िंदगी की जो सच्चाई होती है और भूख होती है, इनसे बेखबर होने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे इनका सेवन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत बनी जाती है। अब इन नशों से क्या क्या हानि होती है? इन नशों से शारीरिक और मानसिक कमजोरी होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं और डरावने सपने आते हैं। अब अपन आगे देखते हैं। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट। आप लोग ज़्यादातर देखते ही हैं कि बाज़ार में जो उपलब्ध सामग्री है उनमें ज़्यादातर 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। सामान तो ठीक है, लेकिन आजकल जो जीवन रक्षक दवाइयाँ आती है उनमें भी कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो आइए अपन देखते हैं। पहला, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलावट की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जो हमारी दांतों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। दूसरा, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है जिसे मीठा जहर के भी नाम से जाना जाता है। यह पानी को 0 डिग्री तक भी जमने नहीं देता, इसीलिए इसे मीठा जहर भी कहते हैं। इसमें बोरिक और बेंजोइक एसिड भी डालते हैं जो अति अम्लता प्रदान करते हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स को, जिसके कारण हमें पेट में जलन, एसिडिटी, खट्टी डकारें, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार अनेक हानियाँ होती है। इसमें कैफीन नामक पदार्थ भी मिलाया जाता है जो हमारे अंदर अनिद्रा और सिर दर्द को उत्पन्न करता है। इसमें सीसा भी मिलाया जाता है जो मस्तिष्क, लीवर और मांसपेशियों के लिए बहुत अधिक घातक होता है। अब कुछ अन्य पदार्थों में मिलावट जो दैनिक कार्य में अपन यूज करते हैं। पहला है दूध। तो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, पोस्टर, कलर, रिफाइंड तेल, इन सब को मिलावट की जाती है। दूसरा, सरसों तेल। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज का तेल मिलाया जाता है। देसी घी में वनस्पति घी, जिसे आप डालडा घी के नाम से भी जानते हैं। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा भी मिलाया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं सेम है, तो आप लोग सब्जी में ईंट के चूरे का भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। और सौंफ में तो कृत्रिम हरा रंग कर दिया जाता है कि ये सौंफ है, खाओ। अब अपन साइड में कुछ चित्र देख पा रहे हैं। ये चित्र जो मिर्च पाउडर होता है उसमें मिलावट को बता रहा है कि यदि मिर्च पाउडर पानी की सतह पर ऐसे तैरती रहे तो वह मिर्च पाउडर एकदम सही है, जबकि यदि मिर्च पाउडर डूब रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। आगे अपन देखते हैं मिलावट। बेसन में मक्के का आटा मिलाया जाता है। और दाल और चावल के लिए तो जो पत्थर होते हैं उस पर बनावटी रंग बना दिए जाते हैं, जिसे आप लोग दाल और चावल के रूप में खाते हैं। और इम्पोर्टेंट, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। अंततः अब अपन आगे देखते हैं। इन सब मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है। ये कानून 1954 में बनाया गया था, जिसका नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। इसे आप लोग बड़ी सरलता से याद कर सकते हैं। खाद्य सामग्री हो गई, अल्प मतलब होता है थोड़ा सा भी मिश्रण, इसमें क्या है, निषेध है। यह अधिनियम हो गया तो एकदम ईजी है। खाद्य पदार्थ में अल्प मिश्रण, वो भी निषेध है। यह अधिनियम हो गया। यह कब का है, 1954 का है। इसमें कितने खाद्य पदार्थों की देखरेख की जाती है, तो इसमें 65 खाद्य पदार्थों की देखरेख की जाती है। इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट जो आपके लिए 4 नंबर का था, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो आई होप दोनों वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे आपके 4 नंबर अच्छी तरह से आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है कि LSD का पूरा नाम क्या होता है। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।